लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मानवीय मूल्य। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सद्भावना, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय सद्भावना या एकता का अर्थ एवं अवधारणा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे राष्ट्रीय सद्भावना है क्या। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय सद्भावना या एकता का तात्पर्य राष्ट्र के नागरिकों के उस भावात्मक एकता या आंतरिक एकता से संबंधित है जिसमें वे एक विशिष्ट जाति, वर्ग, धर्म, संस्कृति, संप्रदाय से हटकर एक सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति, सामान्य भौगोलिक स्थिति एवं सामान्य राजनैतिक स्थिति को अपनाते हैं और राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए एक होकर अपना संपूर्ण योगदान देते हैं राष्ट्र को विकास की ओर ले जाने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के महान मनीषियों में जैसे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद आदि ने यह भरसक प्रयास किया कि हमारा देश जो विभिन्न प्रकार से वर्गों, जातियों आदि में विभाजित है वह उनमें विभाजित न रहकर एक हो, क्योंकि हम एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना तभी कर सकते हैं जब हम जाति, वर्ग, संप्रदाय आदि से एक हों। आज वर्तमान परिस्थितियों में विषम कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हम जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण आदि में बटे हुए हैं। भाषा के रूप में, भाषा के क्षेत्र में या क्षेत्रीयता के माध्यम से हम एक दूसरे से अलग हैं। हम अपने व्यक्तिगत हितों के लिए दूसरों का अहित करते हैं, समाज में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। आज आप देखते हैं सांप्रदायिक दंगे, विशिष्ट जाति के लोगों द्वारा अपने जाति के लोगों को लाभ पहुंचाना, अपने क्षेत्र के लोगों को वरीयता देना, दूसरे लोगों को अपने राज्य से या अपने क्षेत्र से बाहर करना, ये सब विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो गई। इन समस्याओं के निराकरण के लिए, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीय सद्भावना के द्वारा ही हम एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, एक अच्छे राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। हम उन्नति के मार्ग पर तभी बढ़ सकते हैं जब हम राष्ट्रीय सद्भावना को लेकर आगे बढ़ेंगे तब। इसके बाद हमें देखना है राष्ट्रीय सद्भावना हेतु शिक्षा की भूमिका। आप सभी जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में केवल शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम एक अच्छे राष्ट्र की बात कर सकते हैं या एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही वह साधन है जो मनुष्य में मानवता लाता है और जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा में जो लोग बटे हुए हैं उनको एक करती है। तो शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय सद्भावना की बात कर सकते हैं। अब किस प्रकार से शिक्षा राष्ट्रीय सद्भावना के लिए अपनी अहम भूमिका निभाती है उसको हम देखेंगे। तो पहला है राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग। शिक्षा हमें सिखाती है कि किस प्रकार से राष्ट्र हित के लिए हमें व्यक्तिगत हित का त्याग करना है, क्योंकि यदि हम व्यक्तिगत हित के बारे में सोचेंगे, हम अपने बारे में केवल सोचेंगे तो राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। जब तक हम अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए निछावर करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तत्पर नहीं होंगे, तब तक हम एक अच्छे राष्ट्र के बारे में नहीं सोच सकते। इसके बाद है देश की दुर्बलता को स्वीकार करने की तत्परता। आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी अच्छाई एवं बुराई दोनों के बारे में उसे पता होना चाहिए। ऐसे में देश की जो दुर्बलता है, कौन कौन सी दुर्बलताएं हैं, जैसे जातिवाद, वर्ग व्यवस्था जिसमें वर्ग संघर्ष होता है, अमीर गरीब,
इसके बाद संप्रदायवाद, क्षेत्रीयता, भाषावाद, अलगाववाद, ये सब क्या है, हमारे देश की दुर्बलता है। यहाँ पर एक वर्ग द्वारा, एक संप्रदाय द्वारा दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है और सभी अलग अलग अपना समूह बनाकर रहते हैं, अपना समूह का निर्माण करते हैं। ये हमारे देश की दुर्बलता है जिसे शिक्षा के द्वारा उजागर किया जाता है और शिक्षा के माध्यम से ही इन्हें हमें स्वीकार करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कि हमारी कमी है तब तक उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए देश की दुर्बलताओं को हमें स्वीकार करना है और उन दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयास करना है ताकि हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। इसके बाद है देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्राप्तियों का उचित मूल्यांकन। हमारे देश की जो भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है उसका हमें उचित मूल्यांकन करना चाहिए। हमारी जो भी संस्कृति है, जो भी हमारा खान पान, जो भी हमारा पहनावा है, जो हमारा रीति रिवाज है, जो समाज ने हमें प्रदान किया है, हमें उसका उचित मूल्यांकन करना चाहिए। आज हम अपनी संस्कृति, अपने समाज से विमुख हो रहे हैं, यह सही नहीं है। हमें यह जानने की जरूरत है कि वह हमारे लिए कितना लाभकारी है। हमारे पूर्वजों ने या विभिन्न हमारे विद्वान मनीषी थे, उन्होंने ये व्यवस्था क्यों बनाई है जिसमें हमारा विकास हो सके। तो इसलिए हमें उसका उचित मूल्यांकन करना है और उचित मूल्यांकन करने के बाद उसे हमें धारण करना है ताकि राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना बनी रहे। इसके बाद है व्यक्ति की योग्यता अनुसार देश की सर्वोत्तम सेवा। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अहम योगदान होता है राष्ट्र के निर्माण में, चाहे वह खेती करने वाला किसान हो, चाहे वह कपड़ा सिलने वाला एक दर्जी हो, चाहे वह सब्जी बेचने वाला एक वेंडर हो, कोई भी व्यक्ति वह राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो उसे योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार राष्ट्र की सर्वोत्तम सेवा करनी चाहिए। कार्य के क्षेत्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी बराबर होते हैं और सभी का अपना दायित्व है राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। शिक्षा हमें सिखाती है कि किस प्रकार से आप कोई भी कार्य करते हुए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन। विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जैसे आपका 26 जनवरी है, इसके बाद 15 अगस्त है, गांधी जयंती है, शिक्षक दिवस है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक सौहार्द के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है विद्यालय में, जिसके माध्यम से यह एक संदेश समाज में भेजने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से हम एक हैं और किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के लिए शिक्षा द्वारा ये विभिन्न कार्यक्रम चलाकर उन्हें प्रेरित किया जाता है कि हमें किस प्रकार से एकता बना के रखना है। इसके बाद है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा भी राष्ट्रीय सद्भावना एवं एकता के लिए प्रेरित किया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में जब बालक स्वस्थ प्रतियोगिता करते हैं, एक साथ खेलते हैं, उनमें सहयोग की भावना आती है, जाति धर्म आदि का भेदभाव खत्म होता है और वह सब भारतीय होने का गर्व करते हैं और भारत को महान बनाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय सद्भावना में विद्यालय की भूमिका। आप सभी जानते हैं कि जब छात्र का विद्यालय में प्रवेश होता है तो उसका समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है और यदि विद्यालय में उसे ऐसा माहौल दिया जाए जहां जाति धर्म वर्ग आदि का कोई स्थान न हो, भाषा क्षेत्रीयता को परे रखकर एक राष्ट्र और एक जीवन शैली अपनाते हुए वहां पर ऐसा माहौल प्रदान किया जाए जो हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए हितकारी हो, तो वहां से एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सकता है। विद्यालय इस भूमिका में अग्रणी भूमिका निभाते हैं या अग्रणी स्थान रखते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय में एक अच्छे भावी नागरिक का निर्माण किया जाता है
क्योंकि विद्यालय में जो लोगों में भावना होती है वह राष्ट्रहित की भावना होती, राष्ट्रीय एकता की भावना होती। इसके बाद है राष्ट्रीय सद्भावना में शिक्षक की भूमिका। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय सद्भावना में शिक्षक की भी अहम भूमिका होती है। कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी एक जाति, एक धर्म, एक राजनीतिक पार्टी, ये एक विभिन्न किसी भी एक संस्कृति को प्रेरित करने वाला नहीं होना चाहिए। अर्थात शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी भाषाओं और सभी संस्कृतियों के लिए समान आदर की भावना हो। शिक्षक के द्वारा ही छात्रों को उचित और अनुचित का ज्ञान दिया जाता है। ऐसे में यदि शिक्षक में संकीर्ण भावना होगी तो वह छात्रों में भी प्रदर्शित होगी। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि शिक्षक जो छात्रों का पथ प्रदर्शक होता है वह एक आदर्श मार्ग प्रशस्त करे, वह राष्ट्रीय एकता सद्भावना के लिए छात्रों को प्रेरित करे और हम किस प्रकार से एक हैं और किस प्रकार से हमारे एक होने पर ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, यह शिक्षक द्वारा ही समझाया जा सकता है। और शिक्षक राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता है और वह छात्रों को उस लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है कि किस प्रकार से हम सबसे पहले भारतीय हैं और भारतीय होने पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, राष्ट्र सेवा करेंगे। इसके बाद है राष्ट्रीय सद्भावना में शिक्षण विधियों की भूमिका। राष्ट्रीय सद्भावना में शिक्षण विधियों की भी अहम भूमिका होती है। जिस प्रकार से सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के द्वारा यदि हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर हमारा एक होना किस प्रकार से जरूरी है, उसी प्रकार से जो अन्य शिक्षण विधियां हैं जैसे व्याख्यान विधि है या फिर आपकी जो क्रियात्मक विधि है, इन विधियों का प्रयोग करके हम छात्रों को इकट्ठा करते हुए एक साथ जब शिक्षण प्रदान करते हैं तो उनमें राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के लिए प्रेरणा उत्पन्न होती है और वह राष्ट्र हित के बारे में और राष्ट्र के विकास के बारे में सकारात्मक पक्ष पर विचार करते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय सद्भावना में अनुशासन की भूमिका। आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्यवहार की स्थापना में अनुशासन की अहम भूमिका होती है। यदि विद्यालय में किसी प्रकार का अनुशासन नहीं होगा या मानव जीवन में अनुशासन नहीं होगा तो एक अच्छे राष्ट्र की संकल्पना भी हम नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि छात्र अनुशासित हो और छात्र के अनुशासित होने पर एक समान संस्कृति, एक सामान्य भाषा के अध्ययन पर बल दिया जाए, जिससे एक समान जीवन शैली को अपनाते हुए वह आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आत्म अनुशासन, आत्म संयम के द्वारा ही एक अच्छे नागरिक का निर्माण किया जा सकता है और अच्छे नागरिकों द्वारा ही राष्ट्रीय हित में विचार किया जा सकता है और एक अच्छे राष्ट्र की संकल्पना की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय सद्भावना। धन्यवाद।